साल 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा जो पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा गया था, तब से लेकर आज तक स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी चैलेंज बन चुके हैं। आज हर कोई देश अपनी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पर इन सभी में शायद आज कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर 20 जुलाई 1969 का वो दिन जब पहली बार इंसानों ने चाँद पर पैर नहीं रखा होता, ये मानवों की सबसे बड़ी सफलता में से एक था, जो अंतरिक्ष के सफर में इतनी रोचक बना दिया, जो कि आज केवल चाँद या मार्स नहीं बल्कि ब्रह्मांड से कई लाइट ईयर्स दूर किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर इंसानों को भेजने की तैयारी में है हम। पर इतिहास में पहली बार मानवों को अंतरिक्ष में मिली ये सफलता इतनी आसान नहीं था। जब अंतरिक्ष में पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अब इसे लोगों ने एक टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं बल्कि कोई जासूसी की सामग्री या न्यूक्लियर अटैक जैसी मानते थे। पर इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसे जन्म हुआ यूएसए में स्पेस रिसर्च की। बाद में यही स्पेस रिसर्च प्रोग्राम सोवियत यूनियन को हैरान में डाल दिया। जब 1969 में यूएसए ने अंतरिक्ष पर पहली बार मानवों को चाँद पर भेजा, तो इसी टक्कर में सोवियत यूनियन भी चाँद पर कई मिशन की, लेकिन सारी फेल होने लगे। पर इसी बात से सोवियत यूनियन चुप नहीं बैठ सकता था, तो उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोचा जो यूएसए को टक्कर दे सके। और तभी अंतरिक्ष में पहली बार निर्माण किया गया स्पेस स्टेशन की। परंतु आप तो जानते ही होंगे, अभी अंतरिक्ष पर एक ही स्पेस स्टेशन है, वो है आईएसएस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कई सालों से धरती के लो ऑर्बिट में टिकी हुई है। लेकिन इसके पहले कई स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष पर निर्माण किया गया था, जिनमें से सबसे पहले था सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन। इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1971 में। मतलब जब दूसरे देशों ने अंतरिक्ष पर स्पेस स्टेशन बनाने की काम शुरू कर चुका था, तो भारत में स्पेस रिसर्च की शुरुआत नहीं हुई थी। भारत के फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था साल 1975 में। तब सोवियत यूनियन का सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन था सैल्यूट प्रोग्राम का हिस्सा। इस स्पेस स्टेशन पर सबसे पहले स्विच 10 मिशन को भेजा गया, लेकिन किसी कारण उसके साथ जोड़ पाने में असफल रहा और उसे वापस धरती पर लाना पड़ा। बाद में वहां स्वेज 11 मिशन के यात्रियों को भेजा गया, जो कि इसे सही तरह से जोड़ पाने में सफल रहा और करीब 23 दिनों तक पृथ्वी के लो ऑर्बिट में परिक्रमा करने लगे। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर लौट रहा था, तो अब एक हादसा हुआ और कैप्सूल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट मारा गया, जिसके चलते इस स्पेस स्टेशन में होने वाले सारी मिशन को कैंसिल कर दिया गया, जिसके लिए स्टेशन में मौजूद सारी फ्यूल खत्म होने के कारण धरती पर आते वक्त जल के राख हो गया। लेकिन ये अंतरिक्ष में पहली स्पेस स्टेशन था जिसमें इंसानों ने 23 दिनों तक गुजरा था। फिर इसके बाद रोस्कोमोस ने अपनी एक मीर नाम की स्पेस स्टेशन को साल 1986 में लॉन्च किया, जिसे कॉस्मोस स्पेस में रखकर वहाँ के माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन को एनालाइज करने में काफ़ी मदद की। साल 1991 से पहले तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। बाद में रशिया ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1994 से 1995 तक करीब 438 दिनों तक इसी स्पेस स्टेशन में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था रशियन कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलाकोव ने, जो आज तक इतनी लंबी समय तक स्पेस में नहीं गुजरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने से पहले ये एकमात्र स्पेस स्टेशन था जिसमें कई देशों के 29 यात्री स्पेस को ऑब्जर्व करते थे। साल 2001 में इसका सारी फंडिंग काट हो गया और साल 2003 के अंदर डी ऑर्बिट होके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जल के राख हो गया। ये दोनों सैल्यूट और मीर स्पेस स्टेशन के अलावा और भी कई स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सब भी नाकामयाब रहा। आज के दिन में केवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है जो काफ़ी लंबी समय तक स्पेस में टिकी रहा। ये अब तो स्पेस में 20 साल गुजर चुके हैं और आगे भी कई समय तक ऐसे ही धरती के लो ऑर्बिट में परिक्रमा करते रहेगा। पर ये स्पेस स्टेशन को जैसे हम देखते हैं और जितनी आसान समझते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एडवांस है। आने वाले दिनों में आईएसएस एक ऐसी स्पेस स्टेशन बनेगा जो बहुत ही आसानी से मानवों को चाँद या मार्स जैसे कई प्लैनेट पर ले जा सकेगा। पर आईएसएस के पीछे कई देशों के स्पेस एजेंसी शामिल है जो इसकी सारी भरपाई करते हैं। अंतरिक्ष में मानवों द्वारा बनाया गया ये इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसके आकार किसी फुटबॉल ग्राउंड के लेयर की तरह और इसके वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम तक है। इसके इतनी विशाल आकार के कारण पृथ्वी पर बनाना असंभव था, इसलिए वैज्ञानिकों ने कई मॉड्यूल जोड़ के इसे अंतरिक्ष पर बनाने की काम शुरू किया। स्पेस स्टेशन में रहकर ब्रह्मांड को समझने के साथ साथ ऐसा कई सारे काम किया जाता है जिसे धरती पर करना खतरे से खाली नहीं। पर इस विशाल आकार स्पेस स्टेशन को बनाना जितनी मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल था फंड जुटाने की। साल 2010 के मुताबिक इसके टोटल खर्च था करीब $150 बिलियन। हर साल इस स्पेस स्टेशन आईएसएस को ऑपरेट करने में नासा को हर साल लगभग $10,000 की खर्च करना पड़ता है।
पर इस स्पेस स्टेशन इतनी महंगा होने के बावजूद भी ये दुनिया के लिए एक वरदान से कम नहीं। आने वाले दिनों में इसके और भी कई नई फ्यूचर जुड़ते जाएगी और ये हमें इसी तरह साल 2030 तक दिखाई देते रहेगी। पर ये था दूसरे देशों की बात जिन्होंने स्पेस रिसर्च में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। तो अब हम बात करते हैं अपनी देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की। जैसे कि हम पहले जाना अंतरिक्ष के मामले में जहां दूसरे देश स्पेस स्टेशन तक आगे बढ़ चुका था, तो अब इंडिया में कोई स्पेस रिसर्च की शुरुआत नहीं हुई थी। लगभग सोवियत यूनियन के पहली स्पेस स्टेशन लॉन्च के 4 या 5 साल बाद अपनी देश के पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था साल 1975 में। यानी कि दूसरे देशों की तुलना में इंडिया काफ़ी हद तक पीछे था। जैसे कि आज के दिन में बहुत सारे लोगों के पास स्पेस रिसर्च काफ़ी इंटरेस्ट है, राइट? पर उस टाइम इस तरह की इंटरेस्ट किसी के अंदर नहीं था और इसलिए इसरो को शुरुआत से काफ़ी कुछ झेलने पड़े थे। फिर भी अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। शायद आपको एक बात जानना चाहिए, जब किसी के पास पैसा कम हो तो वो उसी बजट के अंदर ऐसे किसी चीज़ को लेने के लिए सोचते हैं जो बहुत ही अच्छा हो और पैसा भी कम खर्च हो। पर यही सोच आपको दे सकती है एक नई जिंदगी। सेम ऐसा ही हुआ था इसरो के साथ। एक तो पर्याप्त बजट कम और दूसरी स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ने की कोशिश जो इसरो को आज यहाँ तक ले आया। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे, दूसरे देशों के लोगों की तुलना में हमारी खुद के देशों के लोगों में ज़्यादा दिमाग है, पर उसे कोई सही काम में यूज नहीं करते हैं। दूसरे देशों से पहले भारत में ऐसा ही कई आविष्कार किया गया था जिसका नाम कोई रीजन में हिस्ट्री के पहले नंबर पर कभी नहीं आया। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स में भी देखें तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री, लेकिन यही पॉलिटिक्स को वही अच्छी तरह से निभा सकती है जिसके पास ज़्यादा दिमाग हो। यानी कि आप अब तक समझ गए होंगे हमारे देश के लोगों में कितने दिमाग है। तो दिमाग के चक्रव्यूह में इसरो ने समय के साथ साथ कई मिशन को अंजाम दिया और मंगलयान जैसे रिस्की मिशन को लो बजट के अंदर कर पाया। केवल यही नहीं, इसके अलावा साल 2019 में इसरो चंद्रयान 2 मिशन को भी लॉन्च किया था, लेकिन कुछ बाई मिस्टेक के कारण लैंडिंग सही तरह से नहीं हो पाई और कम्युनिकेशन टूट चुका था। लेकिन इसरो इतने में कभी रुकने वालों में से नहीं। इसके बदले में इसरो चंद्रयान 3 मिशन को तैयार किया जो 2020 के अंत या 2021 तक लॉन्च हो जाएगी। परंतु इसके पहली मिशन फेल होने के कारण नई चीफ और नई टीम को एंगेज किया गया मिशन चंद्रयान 3 में। दोस्तों, अब तक हम इसरो के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्या इसरो दूसरे देशों की तुलना स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ पाएगी? कैसे होगा इसरो के आने वाले फ्यूचर? बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसके पीछे काफ़ी स्पेस एजेंसी शामिल है और अपने एस्ट्रोनॉट को भेज के वहाँ हर तरह की काम को अंजाम दे रहा है। पर इसरो चीफ हाल ही में ISS के साथ शामिल होने से साफ मना कर दिया और शायद साल 2035 के अंदर अपनी देश के खुद के एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। पर इसके कार्यक्रम तो अभी शुरू होगी जबकि गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद। लेकिन इसरो खुद के स्पेस स्टेशन बनाने की बात सबसे जो बड़ी चैलेंज होगी, इसे कंट्रोल करने के लिए हर साल की खर्च उठाना, जो कि अमेरिका को हर साल ISS के पीछे करीब $10,000 की खर्च करना पड़ता है। यानी कि ये अमाउंट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी कारण हो सकता है इसरो ने ऐसा कोई स्पेस स्टेशन की मॉडल के बारे में सोचेगी जो शायद उसके लिए हर साल कम खर्च उठाना पड़े। पर नासा के ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इस सफलता के कारण नासा आगे में स्पेस स्टेशन को एक नई आयाम देना चाहती है। अपने अगले मून प्रोग्राम में शायद 2025 तक चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहा है। अब तक नासा, कनाडा और जापान के स्पेस एजेंसी मिलकर इसके छोटे छोटे मॉड्यूल को तैयार कर रहा है, जो कि इसे लगभग 2025 में मून के ऑर्बिट में फिक्स करेगी। साथ में यहीं से डीप स्पेस मिशन के सफर भी चालू हो जाएगी। मून पर स्पेस स्टेशन या कॉलोनी बनाने से अंतरिक्ष यात्री आसानी से मार्स या दूसरी कहीं भी जा पाएगी और वहाँ के वातावरण और परिस्थितियों को समझ पाएगी। नासा की एक कोशिश दुनिया के लिए एक पहली स्पेस स्टेशन होगा जो एस्ट्रोनॉट को धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में खतरनाक रेडिएशन में रहकर रिसर्च करने की मौका देगी। इससे हम समझ पाएंगे आउटर स्पेस के रेडिएशन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्पेस स्टेशन स्पेस के एक ऐसी भविष्य है जिसमें हम कई तरह की खतरनाक एक्सपेरिमेंट को धरती पर नहीं करके यहाँ अच्छी तरह से अंजाम दे सकती है। और हो सकता है यही स्पेस स्टेशन ही भविष्य के ऐसी एकमात्र अंतरिक्ष यान होगा जो शायद लाइट के स्पीड में चलने वाले कोई अंतरिक्ष यान नहीं बन पाने के बावजूद भी ये स्पेस स्टेशन हमें ब्रह्मांड पर लंबी समय तक दूर किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर मानवों को बसाने से लेकर के सीधा पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सकेगा। ब्रह्मांड के अनगिनत सफर में मानव बस्ती बसाने के साथ वहां से दूसरे कोई प्लैनेट पर ले जाना और किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में रहकर
आसानी से वहाँ की परिस्थितियों को समझने की मौका दे सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने पे स्टेशन से लेकर के भारतीय लोगों के दिमाग और अपनी खुद के देशों के पे स्टेशन के बारे में जाना। तो वीडियो को देखने के बाद भारतीय लोगों के ऊपर आपके क्या विचार है और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को शेयर करते हुए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।